यहाँ पे काम नहीं रहा ना, मैं भी काम आप भी कब उठा लोगे? उस टाइम मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखाऊंगा। मतलब जो वो जो विधवा, जो बच्चा जो कह रहा है, तो मतलब मीडिया में जो कोई भी चल रहा है झूठ चल रहा है, सब झूठ है। पहले जो घर के अंदर सांप है उनको मारना जरूरी है। जब से पहलगाम घटना घटी है 22 अप्रैल, उसके बाद काफी सारे जर्नलिस्ट घाटी में जाकर के घाटी के लोगों के बीच में जो बातचीत है वो सब हमारे बीच में ला रहे हैं, वहाँ की रिपोर्टिंग्स हम सबके बीच ला रहे हैं। लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल थे जिनका आंसर ढूंढना ज़रूरी था, इसलिए इस बार मैं कश्मीर गई। वहाँ पर जाके मैंने रिपोर्टिंग नहीं की, मैंने वहाँ पर जाके एज ए नॉर्मल सिटीज़न, एज एन टूरिस्ट, मैंने वहाँ पर जाके घूमा, लोगों से मैंने बातचीत की और आप हैरान हो जाएंगे इस बातचीत को सुन करके। ये मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इस बार मैंने कश्मीर के अंदर रिपोर्टिंग क्यों नहीं की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे देश में क्यों ज़रूरी है अमेरिका का वो पैट्रियट एक्ट, जिसकी बात मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर की थी। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप देख करके हैरान रह जाएंगे, क्या सच में किसी भारतीय नागरिक की ऐसी सोच हो सकती है क्या? क्योंकि मैं तो उस वक्त हो गई थी जब मैं उस कैब ड्राइवर से बात कर रही थी। तब उधर से इतना फील हो रहा है कश्मीर को, वहाँ पे शादी हो रही थी लड़की, 4 दिन रह गए थे, उनका पूरा घर उनका भी ध्यान है, न कोई रिलेशन न कुछ उनके साथ पड़ोसी। 6 दिन हुए थे बस नेवी की, जो ऑफिसर यहाँ पर आए थे शादी होकर के हनीमून तो वो जिंदा है, क्या ड्रामा बना रहे कहाँ? उसका देखा ना वीडियो, उसका हुआ वो जिंदा, हरियाणा का जिंदा, वो नेवी कोची वाले की मैं बात कर रही हूँ, कोची वाले ऑफिसर की मैं बात कर नेवी रही हो ना हरियाणा को, वो जिंदा। उनने बोला हमारी वीडियो कैसे चढ़ा रहे जनाब, हम तो उससे पहले थे यहाँ पे, अभी देखो। नहीं, जिसकी 6 दिन हुई शादी को, जो कोची में जिसका अभी पोस्टिंग हुआ था, उसकी मैं बात कर रही हूँ। आप कौन सा न्यूज़ देखते हो भैया? कौन सा? सब ये भी तो आप ही न्यूज़ वाले इधर हो, अभी देखो फोन में क्या कह रहा है। कौन सा देखते हो आप लोग? हर एक तमाशा कौन का क्या कह रहे हैं। तो मतलब मीडिया में जो कोई भी चल रहा है झूठ चल रहा है, सब झूठ है। यही कमी है, पता है? अपनी पेट के लिए सब एक कोई ना कोई चूना मार रहा है। मतलब जो वो जो विधवा, जो बच्चा जो कह रहा है, आ रहे हो ना घूम के, वैसे मैं भी घूमता हूँ, ये गाड़ी नहीं आ रही पूरा। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे जो बच्चा बोल रहा है कि मेरे पापा से पूछा कि हिंदू है मुस्लिम है, वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है। 10 किलोमीटर से उसने फायर किए, तो पहले वो पूछेगा आपको, उसको फिर लोग वहाँ पे, छोटा बच्चा झूठ बोल रहा है, विधवा औरत झूठ बोल रही है, मतलब उसके पिता की लाश पड़ी है सामने, वो झूठ बोल रहा है। ये सारा ये जो सियासत में सब झूठ। बात सुनना मेरी पे, मैं ये सियासत पूरी छोड़ रहा हूँ, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ, एक आम आदमी कह रहा हूँ। अगर पहलगाम वालों को देखोगे ना, हाँ उन्होंने अल्लाह की कसम वहाँ पे खाया कुछ नहीं, मम्मा की कसम 2-3 दिन से उन्हें खाया नहीं कुछ। वहाँ जो भी निजाम चल रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, टेररिस्ट की बात कर रही हूँ मैं। टेररिस्ट ने पूछा कि नहीं पूछा? मैं पूछ रहा हूँ ना वही बात। वहाँ पे अगर टेररिस्ट वहाँ पे पकड़ा कर कोई बंदा देखेगा उसके हाथ में गन है, फिर फायर करेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है उसको। वहाँ पे वो गुज्जर पहाड़ी है, उनको पता है हमारा जो भी चल रहा है ना, यही हमारा सब कुछ है। उन्होंने अपने घर में बैठने के लिए खाली छत पे रहे, बाकी कमरे में हर एक टूरिस्ट लगा रहे और बर्तन भी दे रहे हैं, सब कुछ है। वो देखेगा कोई हमारे घर को ऐसे गोली लगाए, कोई मेहमान आए तो हम देखेंगे? झूठ है सारा। ये कैब ड्राइवर कैसे, जो 26 लोग धर्म पूछ करके मारे गए हैं, उन सब के सबको बता रहा है कि ये सब नाटक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और इसके बीच में प्रोपेगेंडा क्या है कि आतंकवादियों ने 10 किलोमीटर दूर से फायरिंग की है। फर्ज कीजिए अगर आप कश्मीर इस घटना के 10-20 साल के बाद कश्मीर घूमने जाते हैं और आप अगर कहीं भूले भटके इस घटना का जिक्र कर देते हैं, तो वहां के लोग आपको इस तरीके से ही माइंड वॉश करेंगे, कहेंगे जी आतंकवादियों ने तो 10 किलोमीटर दूर से फायरिंग की थी। फिर उनके पास ऐसा वक्त कहां मिला कि उन लोगों ने लोगों से धर्म पूछा। तो ये प्रोपेगेंडा अभी से कश्मीर के अंदर फैलना शुरू हो गया है। दूसरे वीडियो में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे ये कैब ड्राइवर कह रहा है कि आज अगर यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा तो मैं भी हथियार उठा लूंगा। और ये बोलते हुए एक हंसी भी साथ में कर रहा है और ये बोलते हुए ये मुस्कुरा भी रहा है। यहाँ पे काम नहीं रहा ना, मैं भी काम
आप भी गन उठा लोगे? उस टाइम मैं आपको व्हाट्सएप पे देखूंगा ना, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका इस्तेकबाल करूंगा अगर आप आए यहाँ पे। सबसे पहले मेरे को उड़ाओगे? ना, वेलकम करो ना। उस टाइम मेरे से लोग कुछ इंट्रो डर के मारे अब जम्मू से नहीं आओगे इधर। अब आप में से कई सारे लोग सोचेंगे कि ये तो आपके साथ मजाक कर रहा है। फर्ज कीजिए आप लोग ये मेरा वीडियो दिल्ली, बम्बई, कर्नाटक, साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया या फिर वेस्ट इंडिया से देख रहे हैं। क्या मजाक में भी ऐसा आप कह सकते हैं? क्या मजाक में भी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास रोजगार ना हो तो आप हथियार उठा लेंगे और देश के खिलाफ जो साजिश चल रही है उसमें शामिल हो जाएंगे? क्या आप मजाक में भी ऐसा कर सकते हैं क्या? और अगर आप ऐसा मजाक में भी कह रहे हैं तो आप देश के लिए एक गद्दार नागरिक हैं। जो मार रहा है किसी को, उसको पता नहीं मैं क्यों मार रहा हूँ उसको, इसने कौन से गलती है इसकी, मैं क्यों मार रहा हूँ। अच्छा, जिसको मारा उसको बेचारे को पता नहीं मैंने क्या किया था, मुझे क्यों मारा। कलमा नहीं आता था उनको पढ़ने, इस वजह से मार दिया। अब इस तीसरे वीडियो में देखिए कैसे ये आदमी सीधा सीधा कह रहा है कि इस देश में 3 लोग हैं, योगी, मोदी और अमित शाह। ये तीनों हार जाएंगे और चाइना इस देश पर कब्जा कर लेगा। इनकी सोच देखिए आप कैसी है। इस सोच को आप क्या कहेंगे? इस वीडियो के अंदर ये साफ साफ बोलता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तो इनको कह रहा है कि आओ हमारे साथ जंग करो, लेकिन भारत ये सब कुछ नाटक कर रहा है। इनके लिए ये 26 लोगों की मौत नाटक है। मोदी ने ऑनलाइन सभी किए, मोदी जी अब सभी ड्रामा कर रहे हैं। ये पूरा इंडिया कश्मीर को दाव पे लगा दिया। अब लास्ट हो रहा है फाइनल, इसका हो रहा है कि नहीं? अब जंग की तैयारी हो गई, चाइना भी आ गए, सभी आ गए, तो बस मोदी सोच में पड़ गया हमें क्या करना है। ये तीनों भागेंगे, पूरा इंडिया कश्मीर गोल्ड हो जाएगा था। कौन तीनों भागेंगे? अमित शाह, यही ना अमित शाह, आपके नेता अमित शाह, मोदी और योगी है ना, वो दूसरा योगी। अच्छा, ये तीनों भागेंगे या फिर पता चलेगा हमें इंडिया वालों को हमने क्या किया, हम पे किस पे भरोसा किया। अच्छा, 2 दिन से पूरी लाइन अप कंट्रोल पे, जहां आप गए ना वहां पे इतनी हालात खराब है कहने की बात नहीं। इनके लिए ये जो 26 लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया है, ये सब का सब नाटक है। जब मैंने इनसे पूछा कि आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या जानते हैं, आप चाइना के इकोनॉमी को तो कह रहे हैं कि वो सुपर पावर है, लेकिन आप इंडियन इकोनॉमी पे क्या बोलेंगे? तो इसने कहा कि इंडियन इकोनॉमी तो दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये आदमी ये भी बोलता है कि यहाँ पर टूरिज्म पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से हमारा रोजी रोजगार चल रहा है, और अगर ये बंद हुआ तो मैं अंत में बंदूक उठा लूंगा। चाइना क्या करेगा? चाइना तो लास्ट पे लेगा ना, कश्मीर चाइना ही, कश्मीर चाइना ये लेगा लास्ट पे, चाइना खाएगा कश्मीर पास। जब बचेगा कोई यहाँ पे, जब अपने इंडिया में कोई बचेगा तो वो चाइना राज करेगा। इसे कौन बताता है आप लोग? ये हमारी सियासत बता रही है यहाँ की क्या हालात हो रही है। क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर? अगर पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है तो चाइना क्यों सपोर्ट कर रही है? मैडम उस बारे में बोलना आप। किस बारे में? चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है फिर पाकिस्तान का? भीख देता है ना पाकिस्तान को, गुलाम तो बना के वही है रखता ना, है। उसकी लालच होगा ना, बिना लालच कौन देगा भीख? सही है बात कि नहीं? ये भी पॉइंट है कि नहीं? क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी हो रही है, यहाँ पे कंपनी आ रही है, चाइना को छोड़ के यहाँ पे आ रही है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि यहाँ पे। अरब वालों ने कहा अगर दुनिया में है कोई सुपर पावर जिनका सब कुछ चलता है, चाइना सबसे ऊपर जा रहा है। और इंडिया के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं? नीचे जा रहा है। और क्या? ये क्यों डर रहा है हमारा इंडिया? इतने सामान लेके इतना क्यों डर रहा है? पाकिस्तान बोल रहे तब से हम सुन रहे थे जंग, अब हम बोल रहे हैं इधर से जंग के लिए हम तैयार हैं, तो क्यों इंडिया ने चुप करके बैठा? पहले जो घर के अंदर सांप है उनको मारना जरूरी है। ये
पता लोग हैं जनाब, मैडम। और चौथे क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे ये व्यक्ति बुरहान वानी को शहीद बता रहा है। हमारे मजहब में मैं भी शहीद हूँ, जो अपने पेट के लिए कुछ कमाने निकले, उसको कुछ हो जाए रास्ते में। तो बुरहान किसके लिए शहीद? मैंने तो सुना था उसने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को मारा था। हाँ, वो उसकी अलग सोच अपनी थी, क्या मारने के लिए, किसके लिए था। तो वो शहीद कैसे? हमारे नजर में वो शहीद है। कैसे? एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर, मिलिटेंट और टेररिस्ट में हमें फर्क पहचानना होगा। मिलिटेंट का अगर आप गूगल पर जाकर के मायने निकालेंगे, मिलिटेंट का मतलब होता है विलिंग टू यूज फोर्स टू गेट व्हाट यू वांट। मतलब जो आपको चाहिए उसके लिए आप फोर्स का इस्तेमाल करें, उसको मिलिटेंट कहते हैं। लेकिन ये लोग जो पाकिस्तान के साथ मिल करके हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, ये मिलिटेंट नहीं है, ये देश के गद्दार हैं और इनको टेररिस्ट बोला जाता है। और एक और आप नैरेटिव अगर कश्मीर जाएंगे, एज ए जर्नलिस्ट भी जाएं, तो आपको कई सारी ऐसी खबरें मिलेंगी कि भाई एक की गलती थी, आपने पुलवामा में 16 लोगों का घर क्यों गिराया। मैं पुलवामा भी गई थी, मैं त्राल भी गई, जहाँ पर 1-2 घर गिराए गए थे। और जब मैं एक घर के पास गई तो बिल्कुल एक घर से चिपका हुआ ही दूसरा घर था, उस घर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, क्योंकि आगे वाले पोर्शन में जो लोग रह रहे थे, उनका जो बेटा था वो मिलिटेंसी की तरफ चला गया था, उसने टेररिज्म को हथियार बना लिया था। आप कुछ सालों के बाद ये देखेंगे कि एक नया प्रोपोगेंडा चलेगा और ये बताया जाएगा कि देखिए कैसे कश्मीरियों पर जो है वो अत्याचार हो रहा है, कैसे एक ने गुनाह किया लेकिन 14 लोगों का घर टूटा, किस तरीके जो है वो आर्मी जो है वो इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। लेकिन त्राल का घर भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आगे वाले हिस्से का घर टूटा है और पीछे वाला घर जो है वो ज्यों का त्यों है। लेकिन वो जो 14 घर पुलवामा में, जब मैं पुलवामा में गई, जब मैंने 14 घर टूटे हुए देखे, तो मैं आपको ये बात बताऊं, आर्मी ने इस वजह से इन 14 घरों को ध्वस्त किया है ब्लास्ट करके, क्योंकि इनमें जो लोग रह रहे थे उनके बच्चों का लिंक जो है वो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी से था और कहीं ना कहीं टेररिज्म से था। लेकिन हमें इस प्रोपोगेंडा से भी बचने की ज़रूरत है। अब मैं उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ जो लोग इस बात को कहते हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती होती है। तो कश्मीर के लोगों को ज़्यादती के बदले 42,000 करोड़ का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जो कि जितने भी यूटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है उससे कहीं गुना ज़्यादा है। आज ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट श्रीनगर में काम कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, जो सालों पहले कभी नहीं थे, जो कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ता है। या फिर आप लद्दाख की बात करें या फिर आप दिल्ली, बम्बई, कर्नाटक की बात करें, क्योंकि उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक बन रहा है जो जम्मू से कश्मीर को जोड़ रहा है। आज मैं आप सबके सामने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के नाम पढ़ने जा रही हूँ जिसके अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक है, श्रीनगर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट है, जोजीला टनल है, जेड मोरे टनल है। अब इन सब का मैं आपको बताती हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट श्रीनगर को नहीं दिए जाते, सिर्फ कश्मीर को नहीं दिए जाते, तो आज कश्मीर पूरे भारत से बिल्कुल अलग थलग रहता, बिल्कुल अलग थलग रहता जैसे 2014 से पहले कश्मीर था। कश्मीर को ना आप जम्मू से कनेक्ट कर रहे थे, कश्मीर को ना ही आप लद्दाख से कनेक्ट कर रहे थे। आज जोजीला टनल से आप कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट कर रहे हैं। आप उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक से जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर जो व्यक्ति, जो इंसान एयर टिकट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो रेलवे के टिकट्स को अफोर्ड कर सकता है, वो भी आज कश्मीर में जाकर के कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ा रहा है, जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। आज जब मैं कश्मीर में गई और वहाँ पर जाके मैंने टूरिज्म का हालत देखा, जब मैंने लोगों से बात किया तो उन लोगों ने मुझे बताया कि मैडम आज से 2 दिन पहले आपको यहाँ पर कैब नहीं मिलती, आपको कैब नहीं मिलती जो आपको एयरपोर्ट से आपके होटल तक पहुंचा पाती, क्योंकि हम सब के सब टूर एंड ट्रैवल में काम करते हैं और उसमें हम एक मोटा पैसा कमाते हैं। जैसे आपका कैब है, तो जैसे बुकिंग्स, सुबह से कितनी बुकिंग्स ली आपने? आज सुबह से मैंने ली लगभग 5-6 बुकिंग। 5-6। और जैसे टूरिस्ट बहुत सारे थे तब कितनी बुकिंग्स ले लेते? तब तो हम बुकिंग नहीं लेते, तब तो हमारा काम चलता है बस टूरिस्ट के साथ। अच्छा, तब बुकिंग ही नहीं लेते? ये बुकिंग नहीं लेते हैं, फिर तब तो हमारा खुद का बुकिंग होता है। अच्छा, आप तब खुद का
खुद का, हमारा खुद टूर एंड ट्रैवल का है। लेकिन आज अगर आप कश्मीर की हालत देखें, श्रीनगर की हालत देखें, तो आपको वहाँ पर वीरानापन दिखेगा। मैं जब वहाँ से वापस आ रही थी कश्मीर से, जब मैं फ़्लाइट से वापस आ रही थी, तो रात के वक्त मुझे फ़्लाइट पूरी की पूरी खाली मिली, जिसकी फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर ये सारे फैसिलिटी अगर सरकार आपको नहीं देती तो आपके ऊपर जुल्म होता, लेकिन आज कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, ये मैं खुद आपसे कह रही हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं ऐसे कैब ड्राइवर की बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी है कि आपको पाकिस्तान के साथ जैसे बदला लेना है आप वैसे बदला लीजिए, वैसे ही हमारी सरकार को, हमारी आर्मी, मिलिट्री, BSF सबको खुली छूट देनी चाहिए कश्मीर के अंदर कि आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से मिलिटेंसी को ख़त्म कीजिए, आप किसी भी तरीके से टेररिज्म को ख़त्म करिए। और ऐसे जो सोच पनप रही है, जो कहते हैं कि अगर हमें टूरिज़्म नहीं मिलेगा, हमें काम नहीं मिलेगा, तो हम बंदूक उठा लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों का समापन करना चाहती हूँ और एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ, अब कश्मीर का उपाय बहुत ज़रूरी है। कश्मीर में ऐसे कानूनों का आना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर में आर्मी को फ्री हैंड देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा टैक्स का पैसा कश्मीर में जाता है और वहाँ के डेवलपमेंट पे लगता है। जब ऐसी कोई घटना सामने आती है तो सरकार की तरफ से टूरिज़्म बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आम लोगों की जान को खतरा है। आज कश्मीर के अंदर अगर आप टूरिस्ट प्लेस की अगर आप सर्च करें तो सब के सब अभी स्थगित कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटेलिजेंस की ऐसी रिपोर्ट आई है कि अभी भी वहाँ पर खतरा है। लेकिन हम जैसे देश के नागरिक जिनका टैक्स का पैसा कश्मीर में लगता है, हम लोग चाहते हैं कि आर्मी को फ्री हैंड दिया जाए, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको फ्री हैंड दिया जाए और वो ऐसे मानसिकता वाले लोगों से अच्छे से निपटे, क्योंकि हमारा पैसा कश्मीर के प्रोजेक्ट्स में लग रहा है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरी इस रिपोर्ट पर ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। थैंक यू सो मच।